कभी कभी जिंदगी में हम कुछ ऐसी बातें मान लेते हैं जिसे लोग आगे चलकर कहते हैं कि उनकी मौत आई थी, इसीलिए ये सब हुआ। ऐसा ही कुछ घटा मुंबई शहर के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बनी एवरेस्ट बिल्डिंग के 13वें फ्लोर पर। ये बकवास तू अपने तक ही रख। भूत ने तेरे पड़ोसी को मार दिया। अबे भूत कुछ नहीं होते। अरे नहीं यार, मैं सच कह रहा हूँ, गांव में भी तो भूत होते हैं। अरे यार, यादव अंकल को भूत ने ही तो मारा था। वही तो ब्रो, जहां अनपढ़ गवार लोग होते हैं ना, वहीं ऐसी दकियानूसी बातें होती हैं। अरे मगर अच्छा एक बात बता, तेरा ये भूत शहर में भी ट्रेवल करता है क्या? उसको यहाँ बुला सकता है क्या अपने ऑफिस में? क्या तुम दोनों भी ऑफिस खत्म होते ही तुम दोनों का ना जाने क्या शुरू हो जाता है। ओके गाइस, बहुत हुआ ये सब, अब चलो। अनिल सर, आप सच में भूतों को नहीं मानते? अबे तुझे क्या हो गया अब? नहीं सर, बताइए ना, क्या आप सच में भूतों को नहीं मानते? हाँ, नहीं मानता तो रुक के देखिए एक रात इसी ऑफिस में। यकीन मानिए, आप भूत प्रेतों में यकीन करने लगेंगे। मतलब यहाँ हमारे ऑफिस में भूत है? आप रुकेंगे तो सब पता चल जाएगा। क्या देख रहा है? मैं तो भूतों में यकीन करता हूँ। तेरी जगह मैं होता तो भूल करके भी ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करता। अब तू सोच तुझे क्या करना है। ठीक है, मैं रुकता हूँ, देखता हूँ तेरे भूत को। अरे यार। ओके ब्रो, योर विश। पूरा ऑफिस तेरा है, कहीं भी पसर जा। अगर डर से फटने लगे तो प्लीज कॉल मत। अच्छा चल, सॉरी, बाय बाय। अनिल ने एक ऐसी चुनौती स्वीकार की थी जिसका अंजाम क्या होने वाला है उसे खबर तक नहीं थी। वो 13वें फ्लोर के उस ऑफिस में अपना बचा कुचा समय काट रहा था, कभी इस कुर्सी पर बैठकर तो कभी उस कुर्सी पर बैठकर। कुछ ही देर में 12 बजने वाले थे। ये विजय तो विजय, साला चपरासी भी कमीना है। बेकार में ही ये चैलेंज लिया। इतने बड़े ऑफिस में तो कोई भी रात में अकेला होगा तो डर जाएगा। प्यास लगने लगी यार। दो पैग लूंगा ना, सारा डर निकल जाएगा। पता नहीं क्या हो रहा है यार। अब मजा आएगा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? भूत जी, अगर आप सच में हैं तो आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। अनिल माफी तो मांग रहा था, लेकिन उसे क्या पता था, जिंदगी और मौत का खेल तो शुरू हो चुका है। और उस खेल में सिर्फ एक वही नहीं था, और भी 3 जिंदगियां शामिल होने जा रही थी। अनिल उठो, इट्स मी यार, उठो अनिल। मैं प्रीति, देख विजय और बाबू भी है, संभालो अपने आप को। सॉरी यार, हमें नहीं पता था कि तू शेर की खाल में खरगोश है, इतनी सी नौटंकी से डर गया। एनीवेज, हम तेरा अप्रैल फूल बना रहे थे।
अरे सॉरी बोला ना यार, माफ कर दे भाई। अरे इट्स ओके वगैरह कुछ तो बोल। और ये तू पीछे क्या देख रहा है? बाबू, ये एक्स्ट्रा नौटंकी ना तू लाया है। नहीं मैडम, मैं नहीं लाया इसे। कौन हो तुम? मैं भूत हूँ। ये कहानी सीख है उन लोगों के लिए जो भूत प्रेत को नहीं मानते, और ये कहानी सीख है उन लोगों के लिए भी जो अपने मजाक के लिए किसी के साथ भी कुछ भी कर जाते हैं। इसलिए हर मजाक सोच समझ कर करना चाहिए, और खासकर अप्रैल फूल वाला मजाक, क्योंकि भूत होते हैं। आदित्य एक नदी के किनारे आग जलाकर बैठा था। चारों ओर अंधेरा था। नदी का पानी जैसे संगीत बनकर उसके कानों में गूंज रहा हो, और आदित्य आंखें बंद करके नेचर का मजा ले रहा था। अचानक आदित्य के पैर को कोई चीज चुभी। आदित्य ने नजरअंदाज किया और फिर से आंखें बंद कर ली। फिर आदित्य को ऐसा लगा जैसे उसके पैर को किसी ने कस के पकड़ा हो। वो आंखें खोलता इससे पहले ही कोई आदित्य को खींचते हुए नदी के पानी में ले गया। ये कैसा सपना था? सपने में भी जान निकल गई। एक तो मुझे तैरना नहीं आता, ऊपर से ये पानी के सपने। चलो अब सो जाता हूँ, कल कॉलेज भी तो जाना है। अगली सुबह आदित्य कॉलेज गया। कॉलेज में आदित्य का बेस्ट फ्रेंड था जय। आदित्य ने जय को अपने सपने के बारे में बताया। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तुझे हमेशा पानी के ही सपने क्यों आते हैं? क्या तेरी पानी से कोई पुरानी दुश्मनी है? ये तो मुझे भी नहीं पता यार, लेकिन एक बात तो है, मुझे हमेशा एक गांव भी नजर आता है सपने में, विहार नाम का एक गांव। क्या नाम बताया तूने आदित्य? विहार गांव का बोर्ड मुझे हमेशा दिखाई देता है। विहार गांव, ये तो राजस्थान में आता है ना? हाँ, लेकिन मैं बचपन से मुंबई में रहता हूँ, विहार गांव से मेरा क्या संबंध? तभी बेल बजती है। अच्छा चल, क्लास का टाइम हो गया है, बाद में बात करते हैं इस बारे में। शाम को आदित्य हॉस्टल लौट तो आया, लेकिन वो रात भर विहार गांव के बारे में सोचता रहा। अगले दिन आदित्य इंटरनेट पर राजस्थान के विहार गांव के बारे में सर्च करता रहा। उसके बाद जैसे उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई हो, और वो उसी रात विहार जाने के लिए निकल पड़ा। 10 घंटे सफर करने के बाद आखिरकार आदित्य विहार गांव पहुंच गया। गांव की दहलीज पर गांव के नाम का बोर्ड लगा था। वो वैसा ही बोर्ड था जैसा आदित्य ने अपने सपने में देखा था। ये कैसे हो सकता है? सेम टू सेम बोर्ड मेरे सपने में कैसे आ सकता है? गांव में जाकर वो गांव के सरपंच से मिला। जी, मेरा नाम आदित्य है और मैं मुंबई से आया हूँ। विहार गांव की परंपराओं के बारे में जानकारी लिखने आया हूँ। क्या कुछ दिन मैं यहाँ रुक सकता हूँ? ठीक है बेटा, ये तो अच्छी बात है कि तुम हमारे गांव के बारे में लिखना चाहते हो। सरपंच ने गांव के धर्मशाला में आदित्य का रहने का इंतजाम किया। रात को सरपंच खुद आदित्य के लिए खाना लेकर गए। देखो बेटा, तुम हमारे गांव के बारे में लिख रहे हो, इसीलिए तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। हमारे गांव में शाम के 7 बजे के बाद कोई भी नदी या तालाब के पास नहीं जाता, तो तुम भी 7 बजे के बाद यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाओगे, ठीक है? ठीक है सरपंच जी, लेकिन मैं क्या जान सकता हूँ कि ऐसा क्यों है? मतलब 7 बजे के बाद नदी किनारे ऐसा क्या होता है? देखो बेटा, तुम शहर से आए हो, शायद तुम इन सब बातों पर विश्वास ना करो, लेकिन हम मानते हैं 7 बजे के बाद इंसानों के लिए वहां खतरा होता है, इसलिए कह रहा हूं बाहर मत निकलना। ऐसा कहकर सरपंच जी वहां से निकल गए। आदित्य ने खाना खाया और सो गया। अगले दिन आदित्य गांव में घूम रहा था। घूमते घूमते उसे पता भी नहीं चला कि वो गांव के पुराने महल के पास पहुंच गया। महल बाहर से बहुत ही खूबसूरत था। महल को देखकर आदित्य जैसे उसके करीब खिंचता जा रहा था। वो महल के गेट के बाहर पहुंच गया।
वो अंदर जाने ही वाला था कि गांव के सरपंच ने उसे पीछे खींच लिया। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना? सरपंच जी, आपने तो नदी किनारे जाने से मना किया था ना। ये तो कितना खूबसूरत महल है। खूबसूरत महल? कौन सा खूबसूरत महल? आदित्य ने देखा तो वहाँ कोई महल नहीं था, बल्कि वो नदी के किनारे खड़ा था। आदित्य को ये बात बहुत अजीब लगी, लेकिन सरपंच जी शायद कुछ समझ गए थे। आदित्य वापस धर्मशाला में लौट आया। बाहर घनघोर बारिश हो रही थी। धर्मशाला में जब आदित्य उसके साथ घटी घटना के बारे में सोच रहा था, सरपंच जी वहां पर आ गए। आदित्य बेटा, मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ शायद तुम उस पर भरोसा ना कर सको, लेकिन हमारे गांव को पंडुबा का श्राप है। पंडुबा? ये कौन है और इसने क्या श्राप दिया है बिहार गांव को? सरपंच जी ने बताया कि तकरीबन 200 साल पहले हमारा गांव नहीं एक राज्य हुआ करता था। यहाँ के राजा सूर्यभान रायजादा थे। सूर्यभान रायजादा का नाम सुनकर आदित्य चौंक गया। सरपंच ने बताया कि वो बहुत ही क्रूर और निर्दयी राजा थे। अपने राज्य में वो सिर्फ अपनी ही मनमानी करते थे और धीरे धीरे राज्य का रोजगार भी कम होने लगा। लोगों को अनाज की कमी होने लगी। लोग भूखों मरने लगे। गांव में पांडु नाम का एक गरीब किसान था। वो अपने परिवार के साथ रहता था। सुनिए, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। कल भी बच्चे भूखे सोए थे और आज भी ऐसे ही सोएंगे क्या? आप बाहर जाकर जरा अनाज का इंतजाम तो कीजिए। पूरे राज्य में अनाज की कमी है। अब तो कोई भीख भी नहीं देता। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पांडु उदास चेहरे के साथ बाहर निकला। थोड़ी देर आगे जाकर उसने देखा कि कुछ लोग बोरी में अनाज भरकर महल की तरफ जा रहे हैं। पांडु की भूख और अपने परिवार की चिंता ने उसे चोरी करने पर मजबूर कर दिया और उसने अनाज की चोरी की। ये बात जब राजा सूर्यभान को पता चली तो उन्होंने बड़ी ही क्रूरता से पांडु को मौत की सजा सुनाई। इसने हमारे राज्य में रहकर हमारा अनाज चुराने का अपराध किया है। इसे ऐसी सजा दी जाए कि आगे ऐसा कोई भी करने की हिम्मत ना करे। पांडु के हाथ पैर बांधे और उसे एक पत्थर से बांध दिया। पांडु विनती करता रहा कि उसे छोड़ दे। उसके परिवार को उसकी जरूरत है, लेकिन राजा ने पांडु को नदी के बीचों बीच पानी में फेंक दिया। तब से पांडु की आत्मा पंडुबा बनकर सारे लोगों से अपना प्रतिशोध ले रही है। रात के वक्त पंडुबा पानी से बाहर आता है और सामने अगर कोई भी इंसान दिखे तो उसे मारकर उसका मांस खाता है। क्या आपके पास कोई तस्वीर है राजा सूर्यभान के परिवार की? हाँ है। सरपंच जी ने एक पुरानी किताब निकाली जिसमें राजा सूर्यभान और उसके परिवार की सारी कहानी थी और आखिरी पन्ने पर पूरे परिवार की तस्वीर थी। तस्वीर देखकर आदित्य चौंक गया क्योंकि उसमें उसके दादाजी की जवानी की भी तस्वीर थी। ये कौन है सरपंच जी? ये राजा प्रताप रायजादा है। सूर्यभान रायजादा के पोते हैं। ये कैसे हो सकता है? ये तो मेरे दादाजी हैं। इनकी तस्वीर भी हमारे घर में लगी है और मेरा नाम आदित्य रायजादा है। मैं ये तो जानता था कि तुम्हारा राजा सूर्यभान से कोई ना कोई रिश्ता जरूर है, इसीलिए तुम्हें वो महल दिखाई दिया जो कई सालों पहले पानी में डूब गया था। सरपंच ने बताया कि पांडु के मरने के बाद उसकी आत्मा ने राज्य के पीने का पानी यानी नदी पर अपना घेरा बनाया। गांव का कोई भी आदमी रात को नदी के पास जाता तो पांडु उसे मार देता। एक दिन जब राजा सूर्यभान ने तांत्रिक को बुलाकर पांडु की आत्मा को यानी पंडुबा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पंडुबा ने सबको मार डाला और राजा सूर्यभान के सारे वंशज खत्म करने की बात की। और कुछ दिन बाद ही पंडुबा ने राजा के एक पुत्र की जान ले ली जो रात में शिकार के लिए गया था। फिर दूसरे बेटे को भी मार डाला। पंडुबा की बात को सच होता देख उन्होंने अपने पोते को शहर भेज दिया। उसके कुछ दिन बाद ही राजा सूर्यभान की लाश उन्हीं के महल के पीछे वाली कुएं में मिली। उनके साथ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता।
बेटा, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। पूरी कहानी बताकर सरपंच जी वहाँ से निकल गए। बाहर पूरा पानी भरा हुआ था। धीरे धीरे नदी में बाढ़ आने लगी और नदी का पानी गांव में आ गया और धर्मशाला में भी पानी भर गया। धीरे धीरे पानी आदित्य की घुटनों तक पहुंच गया। आदित्य ने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, मगर उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैरों को किसी ने जकड़ लिया हो। वो हिल भी नहीं पा रहा था। कौन है? छोड़ो मुझे, छोड़ो! कौन है? अचानक आदित्य के पैरों के पास से पानी के बुलबुले निकलने लगे और थोड़ी ही देर बाद पानी के अंदर से पनडुब्बा बाहर निकला। पूरा काला नीला सड़ा हुआ शरीर, जिसमें से गंदी बदबू आ रही थी। लाल भयानक आंखें, नुकीले दांत, पीठ पर कुबड़ और लंबे लंबे हाथ पैर। उसका ये भयानक शरीर देखकर आदित्य डर गया और जोर से चीखने लगा। बचाओ, बचाओ! मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आदित्य चीखता रहा, लेकिन बाहर की बारिश, तेज हवाएं और कड़कती बिजली में उसकी आवाज कहीं दफन सी हो गई। मुझे भूख लगी है। बरसों की मेरी भूख आज शांत होगी, जब मैं सूर्यभान के आखिरी वंशज को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। आदित्य ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन पनडुब्बा ने उसे पकड़ लिया और एक ही झटके में उसे नोच नोच कर खाना शुरू किया। कुछ देर बाद आदित्य ने अपना दम तोड़ दिया। अगली सुबह जब गांव वाले धर्मशाला पहुंचे तो उन्हें आदित्य की आधी सड़ी हुई लाश मिली। आज लकड़ियां इतनी सी ही मिली, कल थोड़े में ही गुजारा करना होगा। आज तो बहुत ही अजीब सा सन्नाटा है जंगल में। हे भभूति वाले बाबा, रक्षा करना। घर जाके सीधा नहा के आपको प्रसाद चढ़ाऊंगा, फिर कुछ करूंगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हे भगवान, ये आवाज कैसी? ये तो बहुत ही डरावनी आवाज है। जल्दी से निकल यहां से रघु। तुम कौन हो? कौन हो तुम? भूत हूं मैं। भूत भाई, मैंने कुछ नहीं किया। जंगल से लकड़ियां काटी है बस। तुम चाहो तो सारी लकड़ियां रख लो, पर मुझे जाने दो। मुझे पता है तुमने कुछ नहीं किया, पर क्या करे, इस पापी पेट का सवाल है। मुझे मेरी भूख मिटाने के लिए तुम्हें खाना ही पड़ेगा। भूत भाई, ये रावण के जैसे हंस के डराओ मत। मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज। घर पर मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही है। अबे पागल है तू? बीवी घर पर पति के आने का इंतजार नहीं करती तो तू किसका करती है? बकरे का, जिसे वो रोज हलाल करती है। मैं तो तुझे मारकर तेरी दुखी जिंदगी से तुझे आजाद कर दूंगा। नहीं भूत भाई, कसम लगे मुझे मेरी मम्मी की, मेरी बीवी ऐसी नहीं है। वो तो तब तक कुछ नहीं खाती जब तक मैं घर नहीं पहुंचता। वैसे भी जब तक मैं ये लकड़ियां लेकर बनिया को नहीं बेचूंगा, तब तक घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बन पाएगा। हम मियाँ बीवी आम जनता हैं भाई, हम पहले से मरे हुए हैं। अब तुम तो मत मारो भूत भाई। तेरी कहानी तो सच में बहुत डरावनी है, मुझसे भी ज्यादा डरावनी। पर क्या करूं, भूत घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? अरे तो बोलिए ना भूत भैया, आपको घास खानी है? मैं अभी काट कर ला देता हूँ, महीना भर चलेगी। अबे ओ ढक्कन इंसान, थोड़ी बहुत भी पढ़ाई नहीं की? ये एक कहावत थी,
पर कहावत तो घोड़े वाली थी ना, घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? अबे पगले, यहाँ घोड़ा मैं हूँ। पर आप तो भूत हो। अबे ओ इंसान, अपनी बातों से मुझे मत कर हैरान। मैं पहले से ही हूँ परेशान। मुझे बस भूख लगी है, मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। माफ करना दोस्त। ये भूत तो मुझे मारने ही वाला है। क्यों ना इसे खाने का लालच दे दूं, शायद बच जाऊं। एक मिनट भूत भाई, मेरी बात सुन लो, फिर तुम चाहो तो मुझे खा लेना। जल्दी बोल। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं रोज तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊंगा, मम्मी कसम। ये डील तो अच्छी दे रहा है, लेकिन अगर तू वापस नहीं आया तो? मैं अपने घर का पता देता हूं ना भूत भाई। मैं नहीं आया तो तुम मेरे घर आकर मुझे और मेरी बीवी दोनों को खा लेना। तेरी बात तो सही है, पर मेरे पास इससे भी अच्छा आइडिया है। सुन, अगर तूने मेरी भूख मिटा दी ना, तो मैं भी तुझे कुछ ऐसा दूंगा जिससे तेरी गरीबी कुछ ही दिनों में दूर हो जाएगी। बोल, क्या बोलता है? मैं तो बोल ही दूंगा, पर तुम्हें कैसे पता कि मैं गरीब हूं? अबे जो इंसान बनिए को लकड़ी बेचकर घर चलाता है, वो क्या कहीं का राजा महाराजा होगा? बात करता है। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रख ले, अगर कल तू खाना नहीं लाया तो तू और तेरी बीवी दोनों गए। ठीक है रावण भाई, मतलब भूत भाई, मैं समझ गया। मैं पक्का कल खाना लेकर आऊंगा। ठीक है, जा। पर अभी कुछ खाने को है क्या तेरे पास? जी चने हैं। ला दे यार, आज इन्हीं से काम चला लेता हूं, पर कल पक्का। हाँ, जाब। चने अच्छे हैं। जी जी भूत भाई। बाल बाल बचा। फिर क्या हुआ? अरे फिर होना क्या था, बच गया, वरना उस भूत ने तो हमारा काम तमाम ही कर दिया था। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ हमारे खाने के लाले पड़े हुए हैं, उसको कैसे खिलाएंगे? तुम चिंता मत करो, मैंने कुछ सोच रखा है। बहुत तबाही मचा रखी थी तुम लोगों ने, हमारा सारा खाना चट कर जाते थे। अब देखना बेटा, मैं तुम सबको कैसे चट करवाता हूँ। अरे यहाँ किससे बात कर रहे हो? भूत भाई के खाने से। हमें पता था आप बड़े होशियार हैं, इसीलिए तो आपसे शादी किए थे हम। मुझे पता है तू मेरा खून पीने से पहले मुझे बटर लगा रही है, पर कोई नहीं, तेरा ही हूँ। आता हूँ भूत भाई को खिला के, उसके बाद काम की सुध लूंगा। भूत भैया, ये लो, ले आए आपके लिए खाना। भूत भाई, मैं जाऊं क्या? मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुआ। ये लो तुम्हारा इनाम। सोने का सिक्का? इससे तो सचमुच मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। धन्यवाद भूत भाई, मैं कल खाना लेकर फिर आऊंगा। हाँ, कल मैं फिर आऊंगा। हुर्रे, मैं कल फिर आऊंगा। ए गुलाबिया, देख तो, सोने का सिक्का। अब अपनी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, हम अमीर हो जाएंगे। पर दिया किसने? अरे और कौन देगा? भूत भाई ने दिया है। असली है ना? अरे 100% असली है। इंसान धोखा दे सकता है, भूत नहीं। छोड़ो अब ये सब, तू चूल्हा जला, मैं इसे सोनार के यहाँ बेचकर कुछ खाने को लेकर आता हूँ। अच्छा सुनो, बाजार से गुलाब जल भी खरीद के ले आना और हमेशा अपने पास रखना, ताकि कोई भी बुरी बला तुम्हारे आसपास ना फटके। ठीक है।
नमस्ते लाला जी। हाँ, नमस्ते नमस्ते। क्या बात है रघु, बोल क्या सेवा करूं तेरी? जी लाला जी, बात ही कुछ ऐसी है कि आना पड़ा। अरे इस फटीचर के हाथ ये सोने का सिक्का कैसे लग गया? कहीं इसे जंगल में कोई खजाना तो नहीं मिल गया? चलो इसे पैसे दे देता हूँ, फिर पता करता हूँ। मिला कहाँ से ये तुम्हें? कोई चोरी का तो नहीं है ना भाई? अरे नहीं लाला जी, चोरी का नहीं बल्कि खालिश ईमानदारी का है। आप पैसे दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अभी तो इसे सही भाव लगा देता हूँ, बाद में देखता हूँ कि इसे ये सोना मिला कहाँ से। अच्छा लाला जी, मैं चलता हूँ। ये देख गुलबिया, क्या लाया मैं तेरे लिए। महीने भर का राशन, मीठा नमकीन। और ये देख, तेरी साड़ी फट गई थी ना। और हाँ, मैंने गंगा जल भी खरीद लिया है। अब इसे मैं हमेशा अपने पास रखूंगा। हमको पता था एक दिन तुम हमारी सारी इच्छा पूरा करोगे, इसीलिए तो तुमसे शादी किए थे हम। अच्छा, अब कुछ खाने को बनाओ, बहुत भूख लगी है। कल सुबह काम पर निकलना है। इस पेड़ पर चढ़कर छुप जाता हूँ, फिर ऊपर से ही रघु पर नजर रखूंगा। गुलबिया, मैं इन्हें भूत भाई को खिलाकर आया। ये कहाँ चल दिया? पीछा करना होगा। भूत भाई, ये लो खाना आ गया, वो भी एकदम ताजा ताजा। सही समय पर आया है तू रघु, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। बहुत तेज भूख लगी है मुझे, ला खिला दे। भिखारी, मेरे होते हुए तुम रखोगे सोना? ये सोना मेरा है, मेरा। चल अब सिक्का दे दे मुझे, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। दे मुझे। लाला जी लालच में आकर मेरे पीछे पड़ गए। अगर कल किसी और को भी पता चला तो वो भी मेरे पीछे पड़ेगा। आखिर मैं ऐसे कब तक भूत के चंगुल में उलझा रहूंगा? अगर किसी दिन भूत को खाना नहीं मिला तो वो मुझे ही खा जाएगा। कुछ भी हो, अब इस झंझट से मुझे बचने के लिए कोई ना कोई उपाय निकालना ही पड़ेगा। अरे हाँ, मेरे पास तो गंगा जल है, इसे तो भूत भाई को मुक्ति मिल सकती है। क्या सोच रहा है रघु? तू मुझे ये सिक्का देगा या जान से जाएगा? अरे लाला जी, मुझे मारिएगा तो सिर्फ एक सोने का सिक्का मिलेगा। अगर आपको ज्यादा सिक्के चाहिए तो आप अंदर जाकर ले लीजिए। अंदर जाकर बोलिए। क्या बोलूं अंदर जाकर? ज्यादा कुछ नहीं, आप बस बोलिएगा, मैं भोजन हूँ, मुझे सिक्का दो। ये बोलने पर सिक्का मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। और हाँ, ये जल भी रख लीजिए। जल्द ही मेरे पास सोना ही सोना होगा। कितनी खुशी हो रही है ये सोचकर। मैं भोजन हूँ, मुझे सोने का सिक्का दो। भोजन? तुझे रघु ने भेजा है क्या? हाँ, रघु ने भेजा है। अब मुझे सिक्का दो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अच्छा, तू मुझे मारेगा? तेरी ऐसी की तैसी, जा तू मेरे पेट में विश्राम कर। ये क्या हो रहा है मुझे? मेरा शरीर जलने क्यों लगा? काम हो गया। लालची लाला भी मर गया
और भूत को भी मुक्ति मिल गई। अब मैं पूरी मेहनत से काम करके पैसे कमाऊंगा। डॉक्टर को भगवान भी कहा जाता है। ये एक विश्वास का रिश्ता होता है। मगर कैसा हो अगर जीवन देने वाला ही मौत का शैतान बन जाए। जिसे अमृत समझे वही विष निकले। डॉक्टर अंशुमन बहुत ही काबिल था। जाने कितने ही लोग उसके इलाज से ठीक होकर उसे दुआएं देकर गए, मगर उस रात उसके सिर पर शैतान सवार हो गया था। ठहरो सिस्टर, ये क्या कर रही हो? नथिंग डॉक्टर, पेन किलर दे रही थी। सुबह तक इसे होश आ जाएगा और पुलिस भी आ जाएगी। फिर सबको पता चल ही जाएगा किस हैवान ने इसके साथ ये सब किया। नो, तुम जनरल वार्ड में जाओ, मैं इसे देख लेता हूँ। ओके डॉक्टर। हाँ विवेक, बोल। भैया, आपने काम कर दिया? नहीं, अभी नहीं। तो कब करोगे भैया? अगर वो होश में आ गई और उसने पुलिस को सब बता दिया ना, तो भैया प्लीज मुझे बचा लो भैया। सिर्फ 5 घंटे पहले की बात है। बिस्तर पर जिंदगी मौत से लड़ रही सौम्या विवेक से गाड़ी धीरे चलाने की जिद कर रही थी, पर विवेक गाड़ी की स्पीड बढ़ाता ही जा रहा था। बार बार बियर पीने की जिद कर रहा था। अरे बियर पीने से कुछ नहीं होता। अरे इट्स जस्ट लाइक अ कोल्ड ड्रिंक। देखो, मैं अभी तक 3 पी चुका हूँ, कुछ भी नहीं हुआ ना। हुआ क्या कुछ? विवेक, मैं बच्ची नहीं हूँ। जरूरत से ज्यादा पियो तो बियर से भी नशा होता है। तुम बस गाड़ी धीरे चलाओ प्लीज, मुझे डर लग रहा है। अरे सुना नहीं क्या तुमने? डर के आगे जीत है। और वैसे भी आज कुछ अलग ही करने का मन है। अपने मन को अपने पास ही रखो और मुझे घर छोड़ दो। इस भरी बरसात में इतना अच्छा मौका नहीं छोड़ सकते हम सौम्या। आज तुम्हें मेरी भूख मिटानी ही होगी। विवेक, क्या कर रहे हो? विवेक, हाथ छोड़ो मेरा। तुम नशे में हो विवेक, छोड़ो। आज मैं तुम्हें घर छोड़ने के लिए साथ नहीं लाया हूँ। आज मैं तुमसे तुम्हारे ऊपर खर्च किए हुए हर एक पैसे को वसूलने के लिए आया हूँ। आज मैं तुझसे अपनी प्यास बुझाऊंगा। विवेक, क्या बकवास है ये? छोड़ो मुझे। जानवरों जैसा बिहेव मत करो। लीव मी। छोड़ो मुझे। मैं जानवर हूँ, जानवर हूँ मैं। हाँ हो जानवर। वैसे एक बात कहूँ, तुमसे अच्छे तो कुत्ते होते हैं। तुम्हारे जैसे धोखेबाज दोस्त से कहीं ज्यादा वफादार होते हैं। छोड़ो मुझे। विवेक, मैंने कहा ना मुझे छोड़ो। सौम्या तू। थप्पड़ लगने से विवेक को झटका लगता है। वो सौम्या का हाथ छोड़ देता है। सौम्या बारिश में कार से उतरकर रोते हुए जाने लगती है। कार के अंदर बैठे विवेक का गुस्सा लगातार बढ़ रहा था। उसके दिमाग में जानवर और कुत्ते वाली बात गूंजती है। अपने आप से बात करता हुआ विवेक एक्सेलरेटर पर प्रेशर बढ़ा देता है और एक झटके से कार को गियर में डालकर सौम्या की ओर बढ़ा देता है। सौम्या को कार अपने पास आते दिखती है। वो पलटकर देखती है। कार उसे टक्कर मारकर हवा में उछाल देती है। सौम्या नीचे गिर जाती है। विवेक गाड़ी रोकता है और सड़क पर तड़पती सौम्या को देखने लगता है। विवेक ने गुस्से में आकर सौम्या पर गाड़ी चढ़ा दी और गाड़ी चढ़ाने के बाद खुद को पुलिस से बचाने के लिए अपने बड़े भाई के अस्पताल में ले आया। लेकिन वहां आकर जैसे ही उसे पता चला कि सौम्या बच जाएगी, बस उसी पल उसने अपने भाई को एक्सीडेंट का सारा सच बता दिया और उस पर दबाव बनाने लगा कि वो सौम्या को मार डाले। भैया, भैया प्लीज, आपको मम्मी पापा की कसम है भैया, प्लीज मार दो उसे, वरना पुलिस मुझे नहीं छोड़ेगी भैया। मार देता हूँ, लेकिन प्रॉमिस कर कि आज के बाद ऐसी हरकत तू किसी भी लड़की के साथ नहीं करेगा। प्रॉमिस भैया, गॉड प्रॉमिस, कभी ऐसा नहीं करूंगा। भाई के लिए तुम मुझे मार रहे हो, जबकि गलत तुम्हारे भाई ने किया है। वो भाई है मेरा,
अंशुमन घबरा जाता है, लेकिन फिर वो हिम्मत करके सौम्या को इंजेक्शन लगा देता है और इंजेक्शन के असर से सौम्या की सांसें रुकने लगती हैं और उसकी आंखों से आंसू आते हैं और वो मर जाती है। लाइफ सेविंग मशीन का ग्राफ फ्लैट हो जाता है। अंशुमन सौम्या की नब्ज चेक करता है और फोन निकालकर तुरंत विवेक को फोन करता है। हाँ भैया बोलो। मैंने उसे मार दिया है, तुम जल्दी से इधर आ जाओ। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। आप नहीं होते तो इस कमीनी लड़की ने तो मुझे फंसा ही दिया था। बस तो वाकई में गए हो। भाई ये क्या हो रहा है भाई? भाई ये क्या है? मौत बांटने वाले तुम दोनों भाइयों को अब मैं मौत के घाट उतारूंगी। जैसे ही सौम्या इशारा करती है, उस रूम में मौजूद इंजेक्शन, सीजर और नाइफ हवा में अपने आप उड़ने लगते हैं और तेजी से जाकर उन दोनों भाइयों के शरीर में धंस जाती है और दोनों वहीं पर मर जाते हैं। वार्ड की दीवारों पर खून ही खून बिखर जाता है। दोनों की लाशें दीवार पर टंग जाती हैं और सौम्या का शरीर वापस बेड पर गिर जाता है। एक भाई ने अपने भाई की प्यार की खातिर उसकी गलती पर पर्दा डालते हुए अपने पेशे से धोखा किया और मासूम को मौत की नींद सुला दिया। लेकिन कहते हैं ना, ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं। उसने उसी लड़की के हाथों उन दोनों को मारकर इंसाफ कर दिया। बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। एक अंधेरा कमरा जिसमें अग्नि का एक हवन कुंड चल रहा था और जोर जोर से मंत्र उच्चारण की आवाज आ रही थी। रश्मि बेजान सी हवन कुंड के आगे बैठी थी। अपने आसपास जो हो रहा है वो सब कुछ समझ रही थी, लेकिन वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी, मानो उसका शरीर किसी और के कब्जे में हो। वो बस अपनी बेबस आंखों से सब कुछ होते हुए देख रही थी। उसके बगल में रश्मि का पति विवेक का शरीर पड़ा हुआ था। विवेक का शरीर धीरे धीरे काला पड़ता जा रहा था, मानो जैसे उसके शरीर में खून ही ना हो। मुंबई में रहने वाली रश्मि और उसका हस्बैंड विवेक कुछ दिनों के लिए अपने गांव राजस्थान जा रहे थे। विवेक, बहुत महीनों के बाद गांव जा रहे हैं ना? मैं तो बहुत खुश हूँ और बहुत एक्साइटेड भी हूँ सबसे मिलने के लिए। हाँ, मिल लेना सबसे, लेकिन सबके बीच मुझे भूल मत जाना, वरना पता चला कि पत्नी पति को ही भूल गई। अच्छा जी, ऐसी बात है। ठीक है, अब तो मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। अब अपने सारे काम खुद ही कर लेना। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। आपके बिना तो हमारा पन्ना भी नहीं हिलता। दोनों जोर जोर से हंसने लगे। अचानक से उनकी गाड़ी के सामने एक काली बिल्ली आ जाती है। विवेक जोर से ब्रेक लगाता है। तुम रुको, मैं देखता हूँ। विवेक गाड़ी से बाहर आया और गाड़ी के सामने चेक करने लगा, लेकिन उसकी गाड़ी के हेडलाइट पर कुछ खून के छींटे थे, पर आसपास उसे कहीं भी बिल्ली दिखाई नहीं दी। वो गाड़ी के पास गया और गाड़ी से पानी की बोतल निकाली और हेडलाइट पर लगे खून को साफ करने लगा। उसके बाद वो गाड़ी में आकर बैठ गया। क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ, सब कुछ ठीक है, तुम टेंशन मत लो। लेकिन वो बिल्ली गाड़ी के सामने। विवेक ने रश्मि को कुछ ना बताना ही सही समझा। विवेक ने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ने लगा। कुछ देर आगे जाते ही उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो गाड़ी की तरफ हाथ दिखा रहा था। विवेक, देखो सामने कोई आदमी है, शायद उन्हें लिफ्ट चाहिए। हाँ, देखा मैंने। क्या हुआ दादाजी, कहाँ जाना है आपको? बेटा, बस यहीं पास में ही मेरा घर है। तुम्हें अगर कोई परेशानी ना हो तो क्या तुम मुझे घर तक छोड़ सकते हो? तुम्हारा मुझ पर बड़ा एहसान होगा। अरे एहसान कैसा, आप बैठ जाइए। बूढ़ा आदमी गाड़ी में बैठ गया। विवेक गाड़ी चलाने लगा और बूढ़े आदमी से बात करने लगा। वैसे दादाजी, इतनी रात को आप इस सुनसान जगह पर क्या कर रहे थे? मैं अपनी पत्नी की दवाई लेने गया था, लेकिन मुझे वापस आने में देर हो गई और मेरी बस छूट गई।
बस इसीलिए पैदल चलते जा रहा था। सब बात कर ही रहे थे कि तभी रश्मि को ऐसा लगा जैसे उसने आईने में कोई भयानक चीज देख ली हो। वो जोर से चीखी। क्या हुआ रश्मि? वो आईने में। विवेक ने आईने में देखा तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। वो रश्मि को समझाने लगा कि ये उसका वहम होगा। विवेक फिर से गाड़ी चलाने लगा। थोड़ी देर बाद वो एक हवेली के पास पहुंचे। वो हवेली बहुत पुरानी थी और खूबसूरत भी। बूढ़ा आदमी गाड़ी से उतरा और विवेक को थैंक्स बोलने लगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। क्या तुम अंदर चलोगे? मुझे अच्छा लगेगा। चाय तो पीकर जाओ। हम जरूर आते, लेकिन अभी नहीं दादाजी, हमें भी घर जल्दी पहुंचना है। तुम आते तो मेरी पत्नी को भी अच्छा लगता। कम से कम कॉफी तो पी लेते। विवेक चलो ना, चलते हैं, हम थोड़ी वापस आने वाले हैं। रश्मि की बात मानते हुए विवेक गाड़ी से उतरा। रश्मि भी बाहर आ गई। दोनों बूढ़े आदमी के साथ हवेली में पहुंच गए। बूढ़े आदमी ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक बूढ़ी औरत काठी के सहारे चलते चलते दरवाजे के पास आई और दरवाजा खोला। ओह, अरे तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे ये दोनों मिल गए तो इनसे मदद मांगी। अरे आओ आओ बेटा, अंदर आ जाओ। रश्मि और विवेक हवेली के अंदर गए और सोफे पर बैठ गए। वैसे दादाजी, आपकी हवेली तो बहुत अच्छी है। हाँ, ये हमारी पुरखों की हवेली है। कम से कम 300 साल पुरानी है ये। क्या हम हवेली को घूमकर देख सकते हैं? हाँ हाँ बेटा, देख लो, तब तक कॉफी भी बन जाएगी। रश्मि और विवेक हवेली घूमने लगे। घूमते घूमते रश्मि एक कमरे में पहुंची। कमरे में अंधेरा था। रश्मि ने लाइट ऑन की तो देखा कि कमरे का सारा सामान सफेद कपड़ों से ढका हुआ है। रश्मि अंदर गई। उसने पीछे देखा तो विवेक वहां नहीं था। उसने विवेक को आवाज लगाई। विवेक, विवेक, कहाँ चले गए तुम? रश्मि को लगा कि विवेक किसी और कमरे में गया होगा। रश्मि कमरे में घूम ही रही थी कि एक बिल्ली ने ऊपर से छलांग लगाई। उसकी आवाज से रश्मि डर गई। उसने पीछे देखा तो बिल्ली भागती हुई कमरे से बाहर गई। तभी रश्मि को ऐसा लगा जैसे उसे कोई बुला रहा हो। रश्मि, रश्मि। रश्मि उस आवाज की ओर बढ़ी। उसने अपना हाथ उठाया और सामने वाला एक सफेद कपड़ा खींचा तो उसे एक आईना दिखाई दिया। वो धीरे धीरे आईने की तरफ बढ़ी। अचानक उसे एक भयानक चेहरा आईने में दिखाई दिया और आईने के पीछे से 2 हाथ बाहर आए और रश्मि की तरफ बढ़ने लगे, मानो वो उसे पकड़ना चाहते हो। डर के मारे रश्मि जोर से चिल्लाई। रश्मि की आवाज सुनकर विवेक कमरे की ओर भागा। वो रश्मि के पास गया। क्या हुआ तुम्हें? तुम चीखी क्यों? वो आईने में। आईने में क्या रश्मि? वहां तो कुछ भी नहीं है। वहां कोई था विवेक, मैंने देखा था। लगता है आज तुम्हें कुछ ज्यादा ही भ्रम हो रहा है। पहले गाड़ी में और अब यहाँ। चलो नीचे चलो, बहुत घूम लिया। रश्मि और विवेक दोनों नीचे गए। बूढ़ी औरत दोनों के लिए कॉफी लेकर आई। अरे आओ बेटा, देख लिया घर, अब कॉफी पी लो। बूढ़ी औरत ने रश्मि और विवेक को कॉफी दी। दोनों ने ही कॉफी पी और वापस घर जाने के लिए निकल पड़े। अच्छा दादाजी, दादी जी, हम निकलते हैं। आप दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। विवेक और रश्मि निकलने ही वाले थे कि अचानक दोनों को चक्कर आने लगा। विवेक, ये क्या हो रहा है? मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? रश्मि, मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सब धुंधला होता जा रहा है। इससे पहले कि दोनों कुछ समझ पाते, विवेक बेहोश होकर नीचे गिर गया और रश्मि वहीं एक पुतले की तरह खड़ी रही। बूढ़ा आदमी और औरत दोनों को अपने हवेली के एक अंधेरे कमरे में लेकर गए। विवेक को एक घेरे में लिटा दिया और रश्मि को भी दूसरे घेरे में बिठा दिया। बूढ़ा आदमी हवन के सामने बैठकर मंत्र बोल रहा था और बूढ़ी औरत हाथ में कुमकुम लेकर चारों ओर घूम रही थी और जमीन पर गोल घेरे में कुमकुम छिड़क रही थी। रश्मि सब कुछ देख रही थी, समझ रही थी, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी। जैसे जैसे वो बूढ़ा आदमी
मंत्र पढ़ते जा रहा था। विवेक का शरीर काला पड़ता जा रहा था और कुछ ही देर में विवेक का पूरा शरीर एक सड़ी हुई लाश की तरह बन गया। रश्मि अपनी बेबस आंखों से इस घटना को देख रही थी। फिर वो बूढ़ी औरत रश्मि के पास गई और उसने रश्मि की बाएं हाथ की उंगली काटी और उसका खून एक कटोरी में जमा करने लगी। थोड़ी देर बाद रश्मि का खून उस कटोरी में भर गया और रश्मि वहीं जमीन पर गिर गई। बूढ़ी औरत ने वो खून नीचे रखा और कुछ मंत्र पढ़ने के बाद सारा खून बूढ़ी औरत ने खुद पी लिया। क्या हुआ? कैसा लग रहा है अब? बहुत अच्छा लग रहा है, फिर से जवान खून पीकर। क्या हुआ, तुम कुछ नहीं कहोगे? क्या अपना चेहरा नहीं देखना चाहोगे? हाँ जरूर। बूढ़ी औरत और उस आदमी ने अपना चेहरा पानी में देखा। पानी में रश्मि और विवेक का चेहरा दिखाई दिया और पूरी हवेली में दोनों की हंसने की भयानक आवाजें सुनाई दे रही थी। मैनेजर, जेसीबी अभी तक आई क्यों नहीं? सर, मैंने अभी फोन किया था, रास्ते में ही है, थोड़ी देर में पहुंच जाएगा। पिछले 1 घंटे से तुम मुझे यही सुना रहे हो श्रीकांत। तुम अच्छे से जानते हो मुझे किसी भी हाल में ये बिल्डिंग 3 दिन में तुड़वानी ही है, फिर भी तुम। सर आ गया वो। इतनी देर कहाँ लगा दिया तूने? बोला था ना 7 बजे तक आ जाना। अब मुंह क्या देखता है, शुरू हो जा, तोड़ दे बिल्डिंग। पुरानी जेसीबी क्यों मंगाई है तुमने श्रीकांत? नहीं सर, पुरानी नहीं, एकदम नई जेसीबी है ये। नई है तो स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? दूसरी जेसीबी मंगाओ। सर, स्टार्ट हो गई। चलो अब जल्दी से आगे बढ़ो और बिल्डिंग तोड़ दो। इसे तो ये गाड़ी ऑपरेट करनी भी नहीं आती। सर मगर दूसरी जेसीबी मंगाओ। सर मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहली गाड़ी भी इस बिल्डिंग की ओर नहीं बढ़ पाई, लेकिन वापस मुड़कर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब इस जेसीबी के साथ भी वही हो रहा है। मजदूर बुलाओ। जी सर। हेलो लखन। ये पूरी बिल्डिंग 3 दिन में तोड़नी है लखन। फिक्र मत कीजिए साहब, 3 दिन क्या 3 घंटे में तोड़ देंगे। अब ये बोल बच्चन की दुकान, अगर तूने ये बिल्डिंग 3 घंटे में तुड़वा दी ना तो सर से बोलकर मैं तुम सबको 4 दिन का पैसा दिलवा दूंगा। प्रॉमिस, लग जा काम पर। चलो भाइयों, कर दो इसे बर्बाद। बचाओ! 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 सिंघानिया सेठ, आज के बाद अगर किसी ने भी इस बिल्डिंग को तोड़ने की कोशिश की तो सबको ऐसा तोड़ूंगा कि दुनिया का कोई भी डॉक्टर उनकी हड्डियां नहीं जोड़ पाएगा। साहब माफ कीजिए, हमसे ना हो पाएगा। श्रीकांत, तुम ठीक हो? नहीं सर, बॉडी के सभी पार्ट हिला डाले हैं कमीने ने। श्रीकांत, इस भूत ने सामने आकर बता दिया है कि हम इसकी वजह से ही बिल्डिंग को नहीं तोड़ पा रहे हैं। इसी ने जेसीबी मशीनों को रोका था। बिल्कुल 100% सही पकड़ा है सर आपने। अब तो ये प्रोजेक्ट
भूत के जाने के बाद ही शुरू हो सकता है सर। और ये ना तो तुम जानते हो और ना ही मैं कि ये भूत इस बिल्डिंग से कब जाएगा। एग्जैक्टली सर। सर सर एक तांत्रिक बाबा का पता चला है, वो 100% गारंटी के साथ भूत भगाने में माहिर है सर। कितनी देर में आएगा वो? सर बुला चुका हूं, बाबा बाहर ही बैठे हैं। गुड, उन्हें अंदर बुलाओ। जी सर। हेलो रोशनी, बाबा को अंदर भेजो। बाबा, श्रीकांत ने बताया कि आप भूत भगा देते हैं। मैं नहीं भगाता, ऊपर वाले की शक्ति भगाती है। मैं तो मात्र जरिया हूं। कितना पैसा लेंगे आप भूत भगाने का? 5 लाख। अरे बाबा, क्या आपको पता है 5 लाख कितने होते हैं? कभी देखे भी हैं? डन, भूत भगा दो, 5 लाख आपके। अरे सर मगर। गाड़ी निकालो। ओम ह्रीं क्लीं ग्लीं क्लीं टिं स्वाहा। आप दोनों यहीं रहें, अंदर सिर्फ मैं ही जाऊंगा। आप लोगों को खतरा हो सकता है। जी बाबा, जैसा आप कहें। तू जो कोई भी है सामने आ जा, बाबा के सामने आ जा, वरना मैं तुझे भस्म कर दूंगा। ओम ह्रीं क्लीं ग्लीं टिं टिं स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं ग्लीं क्लीं टिं स्वाहा। बाबा, यहाँ से 9 2 11 हो जा, वरना मार मार के भूत बना दूंगा तुझे भी। देखते हैं कौन किसको भूत बनाएगा। ओम ओम फट स्वाहा। अभी भी समय है, ज्यादा फट फट ना कर, नहीं तो ऐसे फटके दूंगा कि जिंदगी भर इस बिल्डिंग के आसपास नहीं फटकेगा। आज तक कोई भूत का लाल पैदा नहीं हुआ जो बाबा को छू सके। ये बात है तो फिर ले। अरे अरे, ये क्या कर रहा है भूत? रुक जा रुक जा। अरे मार डाला रे। ए भूत, देख देख, इज्जत पर हमला नहीं। रुक जा भाई, रुक जा, धोती छोड़ दे। अरे धोती क्यों खींच रहा है? हाय रे, अरे तोड़ डाला, फोड़ डाला, पूरे शरीर का कर दिया झिंगा लाला। माफ करना बच्चा, ये भूत इस बाबा के बस की बात नहीं है। क्या हुआ आपको? बहुत परेशान लग रहे हो। हमारे पुराने घर पर जिस भूत ने डेरा जमा रखा है, वो उसे तोड़ने नहीं दे रहा। बस इसी बात से परेशान हूँ, उसका टूटना जरूरी है। मैं एक बात बोलूं, हमारी जगह पर जो भी कोई भूत या शक्ति है वो बुरी नहीं है, क्योंकि जो भी उस जगह पर जाता है भूत उसे जान से नहीं मारता, बल्कि सिर्फ मार मार कर भगाता है। मेरी मानो तो जाकर खुद उससे बात करके देखो, शायद कोई हल निकल आए। सेठ, आप फिर आ गए। लगता है आपको अपनी जान प्यारी नहीं है। जान चले जाए तो ठीक है, लेकिन इस बंगले पर प्रोजेक्ट बनना है। मैं उसे रुकते हुए नहीं देख सकता।
और मैं इस बंगलों की जगह पर कुछ बनते हुए नहीं देख सकता। मुझे इस जगह से प्यार है सेठ, चले जाओ यहां से। मैं चला जाऊंगा, लेकिन एक बार मेरी बात ध्यान से सुन ले। मैं जानता हूं तुम बुरे भूत नहीं हो। प्लीज एक बार मेरे सामने आकर मेरी बात सुन लो, उसके बाद जो तुम कहोगे वही होगा। सेठ, मुझे इतनी रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। बोलो क्या बात करनी है। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर आप क्यों इस घर को तोड़ने से रोकना चाहते हो, जबकि ये मेरा है। शंभू राम को जानते हैं आप? शंभू राम? आप शंभू काका की बात तो नहीं कर रहे? हाँ, उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं उन्हें कैसे भूल सकता हूं? वो तो हमारे केयर टेकर थे। मेरा बचपन उनकी गोद में ही बीता है। उनके कंधे पर बैठकर तो मैं पूरा शहर घूमता था। लेकिन जब मैं 9 साल का हुआ तो घर वालों ने पढ़ाई के लिए मुझे विदेश भेज दिया। उसके बाद उनसे कभी मिलना नहीं हो पाया। लेकिन भूत बाबा, आप उनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि छोटे मालिक, मैं ही आपका वो शंभू काका हूं, जो मरने के बाद भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। मैं आपकी भावनाओं की रिस्पेक्ट करता हूं शंभू काका, लेकिन ये काम मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा। मेरी एक जगह है जिसे कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है। मेरे बिजनेस पार्टनर्स उन्हें हटाना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनके सर छत बनी रहे, इसलिए इस जगह पर उन्हें घर बनाकर देना चाहता हूं। मेरी परिस्थिति अभी भी ऐसी नहीं है काका कि मैं कहीं और जमीन खरीदकर उन्हें बसा सकूं। पिताजी के एक हादसे में अचानक मौत हो जाने से उनके पैसों का मेरे पास कोई हिसाब नहीं है, इसलिए प्लीज मुझे यह काम करने दें। आपने तो मुझे रुला ही दिया छोटे मालिक। मुझे पहले पता होता कि एक नेक काम के लिए घर तोड़ रहे हैं तो मैं आपको कभी नहीं रोकता। मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको मुझे पिछले 20 साल की सैलरी देनी होगी। सैलरी? मैं मजाक कर रहा हूँ। अब ध्यान से सुनिए छोटे मालिक, आपके पिताजी ने BHD, ISISI और STB बैंक के लॉकर में अपने हर एक पैसों का हिसाब रखा हुआ है। जाओ ले लो। आपको कैसे पता? बड़े मालिक ने ही मुझे बताया था, शायद आज के दिन के लिए ही। चलता हूँ, हमेशा खुश रहिए। शंभू काका, मैं आपसे वादा करता हूं, इस जगह पर पिताजी की मूर्ति के साथ साथ आपकी भी मूर्ति बनवाऊंगा। इस दुनिया की भीड़ में जब कोई इंसान मुसीबत में पड़ जाता है तो वो लोगों से मदद मांगता है, लेकिन इस भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मदद के नाम पर सामने वाले को और बड़ी मुसीबत में डाल देते हैं, जिससे जान का भी खतरा हो सकता है। काली अंधेरी रात में भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज आती है। एक बड़े से पेड़ पर बहुत सारे बैठे कौवे कांव कांव करते हुए उड़कर जाने लगते हैं। सुमित ड्राइविंग सीट पर बैठा था। दिशा उसके बगल वाली सीट पर बैठी थी। बेबी, तुम्हें लड़का चाहिए या लड़की? लड़का हो या लड़की, मेरे लिए दोनों ही बराबर हैं। वैसे तुम्हें क्या चाहिए? जो तुम्हारी पसंद वो मेरी पसंद। तभी उड़कर जा रहे कौवे में से एक कौवा कार की ओर मुड़ जाता है और विंड स्क्रीन से टकराकर मर जाता है। विंडशील्ड क्रैक हो जाती है और खून भी लग जाता है। सुमित झट से ब्रेक मारकर कार रोकता है। दोनों कार से बाहर आते हैं। दिशा घबराई हुई है। वहीं सुमित मरे हुए कौवे को देख रहा है। सुमित आगे बढ़ता है और कौवे को उठाकर दूर फेंक देता है। सुमित, मुझे इस रास्ते से जाना ठीक नहीं लग रहा है। ऊपर से तुम्हारी ये खटारा, हम किसी और रास्ते से चलें? बेबी, ये खटारा कार नहीं है बल्कि खानदानी कार है। और बेबी, हम बहुत आगे तक जा चुके हैं, तो और अभी दूसरे रास्ते से जाना मतलब फिर से हमें वापस शहर जाना होगा। अब चलो कार में बैठो, नहीं तो यहीं पूरी रात बितानी पड़ेगी। दोनों कार में बैठते हैं
और वहीं से जाने लगते हैं। कार सुनसान घने जंगलों के बीच से होते हुए जा रही होती है। तभी कार अचानक 2-3 झटके के साथ एक जगह पर रुक जाती है। सुमित कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। यह देखकर दिशा का मूड खराब होने लगता है। सुमित दिशा के हाव भाव से समझ जाता है कि वो परेशान हो रही है। कुछ सोचता हुआ सुमित कार से बाहर निकलता है। सुमित कार के फ्रंट पर जाकर बोनट खोलकर फॉल्ट चेक करने लगता है। दिशा भी उसके पास आती है और गुस्से से कहती है, मैंने कहा था हनीमून पर हम किसी और दूसरी कार से चलते हैं, लेकिन नहीं, तुम्हें तो यही आदम जमाने की खटारा कार ले जाना था ना। हो गई ना फिर से खराब। पता नहीं अब हम कब तक गोवा पहुँचेंगे। काम डाउन स्वीट हार्ट, नाराज क्यों होती हो? ये मेरे दादाजी की खरीदी हुई पहली कार है। तुम्हें पता है, हमारे परिवार में जो कोई भी इस कार से हनीमून के लिए जाता है उसे खुशखबरी बहुत जल्दी मिलती है। घबराई हुई दिशा अंधेरे में इधर उधर देखने लगती है, पर अंधेरे के कारण उसे कुछ नजर नहीं आता है। तभी उसके कान के पास कोई आता है। कौन हो तुम? आवाज सुनकर दिशा आवाज की ओर एक झटके से पलट गई, लेकिन उसे आसपास कोई दिखाई नहीं दिया। फिर उसे लगता है कि उसके साथ ये शरारत सुमित ने की है, लेकिन सुमित को अपने आगे खड़ा देखकर दिशा डर से सहम उठती है कि फिर वो आवाज किसकी थी। ये सवाल दिशा के दिमाग में घर कर जाता है। सुमित, मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही है। हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। डोंट वरी बेबी, कार स्टार्ट होते ही हम चल देंगे। दिशा, क्या हुआ? चुड़ैल तुम्हारे पीछे। सुमित मोबाइल की लाइट ऑन करके देखता है तो उसके पीछे एक बूढ़ी महिला दिखती है। लगातार बिजली कड़क रही है। दिशा को अब भी थोड़ा अजीब लगता है। दिशा, ये चुड़ैल नहीं बल्कि कोई दादी अम्मा है। दादी अम्मा, हमारी कार खराब हो गई है। हमें आज रात यहाँ आसपास कोई रहने की जगह मिल सकती है क्या? सुमित, हमें इस तरह किसी अनजान लोगों से मदद नहीं लेनी चाहिए। ऊपर से ये दादी अम्मा कम चुड़ैल ज्यादा लग रही है मुझे। अब हर कोई तुम्हारी तरह जवान और खूबसूरत तो नहीं लग सकता ना डार्लिंग। डोंट वरी, ये एक बुढ़िया है, इसके खुद के पैर कब्र में हैं। ये भला हमारा क्या बिगाड़ लेगी? पास ही एक डाक बंगला है जहाँ मैं देख रेख का काम करती हूँ। तुम दोनों वहाँ रुक सकते हो। डाक बंगला का दरवाजा अंदर की ओर डरावनी आवाज के साथ खुलता है। दरवाजे पर उषा और उसके पीछे सुमित और दिशा खड़े होते हैं। तीनों अंदर आते हैं कि तभी दिशा के ऊपर एक सांप गिर जाता है। दिशा चीखती हुई उछलने लगती है। उषा उससे कहती है, घबराओ नहीं, नकली है, खिलौना है। मेरे पोते और पोती इससे खेलते हैं। जाओ, जाकर मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। सुमित और दिशा एक कमरे की ओर चल देते हैं। उषा जाते हुए उन्हें देखती है। वहीं उसके चेहरे पर चुड़ैल का रूप भी नजर आता है। सुमित और दिशा डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे हैं। उषा चुड़ैल के रूप में दोनों को खाते वक्त साइड में खड़ी होकर देखती है और स्माइल करती है। तभी दिशा ग्लास में पानी पीती है और ग्लास जैसे ही टेबल पर रखती है, उसे थाली में खाने की जगह बहुत सारे कीड़े मकोड़े दिखाई देते हैं। वो जोर से चीख उठती है और थाली दूर फेंक देती है और उल्टी करने की कोशिश करने लगती है। दिशा, क्या हुआ? दिशा, क्या हुआ? आर यू ओके? तुमने खाना क्यों फेंक दिया? मेरी थाली में छिपकली, गिरगिट और बहुत सारे कीड़े मकोड़े थे। मैं खाना नहीं, कीड़े मकोड़े खा रही थी। तुम भी ये खाना मत खाओ, फेंक दो सब कुछ। दिशा फेंकी हुई थाली की ओर देखती है तो उसे सिर्फ खाना ही नजर आता है। फिर सुमित दूध का ग्लास लेकर उसे दूध पीने के लिए देता है। दिशा दूध पीने लगती है। तभी उसे लगता है कि वो खून पी रही है। वो ग्लास में देखती है तो दूध लाल दिखाई देता है। वो झट से ग्लास फेंक देती है और खून खून चिल्लाने लगती है। ये तुम क्या कह रही हो दिशा? देखो देखो,
वहां ना तो छिपकली है, ना ही गिरगिट है और ना ही कोई कीड़े मकोड़े हैं। इट्स ओके, ये लो, दूध पी लो। सुमित इसमें खून है, मुझे खून पिला रहे हो? दिशा, तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वो खून नहीं है, दूध है। लगता है तुम कुछ ज्यादा ही थक गई हो। चलो चलकर सोते हैं। सुमित गहरी नींद में सो रहे हैं। दिशा को नींद नहीं आ रही है और वो बेड पर बैठी है। उसकी नजर खिड़की की ओर जाती है तो उसे वहां चुड़ैल खड़ी नजर आती है। जोर जोर से चीखने लगती है। सुमित हड़बड़ाकर उठ जाता है और पूछता है, दिशा क्या हुआ? क्या हुआ? सुमित और दिशा दोनों खिड़की की ओर देखते हैं पर कोई भी नजर नहीं आता है। सुमित उठकर खिड़की बंद कर देता है और दिशा से कहता है, दिशा, जो कुछ भी तुम देखकर चीख रही हो वो सिर्फ तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। तुम आराम से सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। नहीं सुमित, मेरा बिलीव करो, वहाँ सच में कोई चुड़ैल जैसी थी। मैंने अच्छे से देखा है दिशा, वहां ऐसा कुछ नहीं है। एनीवेज, तुम बहुत घबराई हुई हो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। सुमित किचन की ओर जाता है। वहां फ्रिज रखा हुआ है। सुमित पानी निकालता है और फ्रिज का डोर बंद करके वापस मुड़ता है कि उसे लगता है कि उसने कुछ देखा है। वो फ्रिज वापस खोलता है और वो बुरी तरह हैरान रह जाता है। फ्रिज में एक कटा हुआ सर रखा हुआ नजर आता है। सुमित बुरी तरह से डर जाता है। तभी दिशा की चीख सुनाई देती है। सुमित आवाज की ओर देखता है। सुमित, वो फिर आई थी। सुमित, प्लीज मेरा विश्वास करो, वो फिर आई थी, वो चुड़ैल ही है। तुम सही कह रही हो, ये जगह सही नहीं है। मैंने भी फ्रिज में किसी इंसान का कटा हुआ सर देखा है। चलो निकले यहाँ से। सुमित और दिशा गेट की ओर भाग रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो दोनों गेट के पास पहुंचते हैं तो गेट अपने आप बंद हो जाता है। दोनों को समझ नहीं आता कि अब क्या करें। दिशा पीछे पलटकर देखती है, तभी बिजली कड़कती है। उस बिजली की रोशनी में दिशा को उस घर की छत पर चुड़ैल उड़ते हुए दिखाई देती है। उसकी आंखें डर के मारे फटी की फटी रह जाती हैं। सुमित भी ऊपर देखता है तो उसकी भी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि दोनों के सर पर मौत जो खड़ी थी। छत पर उषा बेहद डरावनी चुड़ैल के रूप में दिखाई दे रही थी। वो जोर जोर से हंसने लगती है। आज तक इस बंगले से बाहर कोई बचकर नहीं भाग पाया, तुम दोनों क्या जाओगे? हंसते हुए चुड़ैल दोनों की ओर बढ़ती है। सुमित और दिशा घबराकर पीछे की ओर भागते हैं, लेकिन तभी चुड़ैल अपने दोनों हाथ लंबे करती है और उसके हाथ पीठ से उनके अंदर घुस जाते हैं और पेट फाड़ देते हैं। दोनों वहीं पर मर जाते हैं और चुड़ैल हंसने लगती है। इंसान को कभी भी राह चलते अनजान लोगों से मदद नहीं लेनी चाहिए, अन्यथा कभी भी कहीं भी जान से हाथ धोना पड़ सकता है।